गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम तुलनात्मक राजनीति के विकास के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि तुलनात्मक राजनीति क्या है और किस तरीके से इसका क्षेत्र वर्तमान संदर्भ में बहुत ही विस्तृत होता जा रहा है। तो किस तरीके से तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ हुआ और इसके विकास की यात्रा कहाँ से शुरू हुई, इस विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ प्राचीन संदर्भ से ही हो गया था। आज की देन नहीं है, आज इसको एक विस्तृत रूप मिला है, लेकिन इसका प्रारंभ प्राचीन संदर्भ से ही हो गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि महान राजनीतिज्ञ और दार्शनिक अरस्तु ने तुलनात्मक राजनीति को अपने विचारों को प्रस्तुत करने में प्रयुक्त किया था। अरस्तु ने उस समय 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि अरस्तु ने उस समय की शासन व्यवस्थाओं को देखा और उन्होंने बताया कि क्या शुद्ध रूप है और क्या विकृत रूप है। तो उस आधार पर उन्होंने श्रेष्ठ शासन व्यवस्था के रूप में सीमित लोकतंत्र को स्वीकार किया। तो इस निष्कर्ष पे वो तभी पहुँचे जब उन्होंने विभिन्न संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया। तो इसका प्रारंभ प्राचीन संदर्भ से ही हो गया था। तुलनात्मक राजनीति के विकास के चरण को जब हम देखते हैं तो हमें 3 चरण प्रमुख रूप से इसमें दिखाई देते हैं। पहला चरण है द्वितीय विश्व युद्ध तक तुलनात्मक राजनीति का विकास। दूसरा चरण है तुलनात्मक राजनीति का युद्धोत्तर विकास, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका विकास किस तरीके से हुआ। तीसरा चरण है तुलनात्मक राजनीति के विकास का वर्तमान चरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्वितीय महायुद्ध तक तुलनात्मक राजनीति का विकास किस तरीके से हुआ। तो अरस्तु ने, मैकियावेली ने, मॉन्टेस्क्यू ने, डी टाकविले, वेबर आदि ने तुलनात्मक राजनीति को इस तरीके से उनका योगदान रहा और इस हद तक उन्होंने इसको पहुंचाया। सबसे पहले हम अरस्तु की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक था। उसने तुलनात्मक पद्धति को इंट्रोड्यूस किया और उसने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। तो तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ वहीं से शुरू हो गया था। तुलनात्मक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना तुलनात्मक राजनीति थी। एक सीमित रूप में तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र एक सीमित था, इतना विस्तृत नहीं था। इसके बाद मैकियावेली आया। मैकियावेली को, जैसा कि आप जानते हो, कि पुनः जागरण के शिशु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मैकियावेली ने कहीं ना कहीं राजनीति में राज और नीति दोनों को अलग करने की बात करी है। उसने कहा है कि नैतिकता और राजनीति दोनों का पृथक्करण होना चाहिए। तो मैकियावेली को जब हम देखते हैं तो बौद्धिक पुनर्जागरण के युग में मनुष्य को प्रत्येक वस्तु का मापदंड माने जाने लगा, मनुष्य को महत्व दिया जाने लगा। मैकियावेली ने राज्य कला एवं शासन कला के अध्ययन पर बल दिया। वो राज्य और शासन इन दोनों को कला मानता था। एक शासक किस प्रकार सफल हो सकता है, किस तरीके से वो शक्ति प्राप्त कर सकता है, उसको किस तरीके से अपना व्यवहार करना चाहिए, उसको कूटनीति का प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए, है ना। तो इस संदर्भ में उन्होंने अपनी जानकारी मैकियावेली ने दी है और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से वो अपने राज्य का विस्तार करेगा। मैकियावेली ने नीति न्याय के अमूर्त सिद्धांत पर आधारित एक तर्क पद्धति का परित्याग करके उन्होंने राजनीतिक पद्धति में अनुभववाद और इतिहासवाद का समन्वय किया। अनुभव और इतिहासवाद का समन्वय मैकियावेली के द्वारा किया गया। वो पूर्ण रूप से नीति की बात नहीं करते थे, नैतिकता को उन्होंने नहीं माना। इसके बाद मॉन्टेस्क्यू का मुख्य का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। मॉन्टेस्क्यू ने अनुभूति मूलक दृष्टिकोण तथा निरीक्षण पर आधारित वैज्ञानिक ऐतिहासिक पद्धति का विवेचन मॉन्टेस्क्यू ने किया। इन्होंने आगमनात्मक पद्धति को अडॉप्ट किया। अरस्तु ने भी आगमनात्मक पद्धति को अपनाया था। बच्चों, पद्धतियाँ अध्ययन की 2 तरीके की होती हैं, एक तो निगमनात्मक और एक आगमनात्मक। निगमनात्मक पद्धति वह होती है जिसमें सैद्धांतिकता ज़्यादा होती है, व्यवहारिकता कम होती है, और आगमनात्मक पद्धति वह होती है जिसमें व्यवहारिकता ज़्यादा होती है और सैद्धांतिकता कम होती है। तो ये इसकी शुरुआत जो थी वो इस काल में हो गई थी। दूसरा काल हम देखते हैं तुलनात्मक राजनीति का युद्धोत्तर विकास काल, कि युद्ध के बाद किस तरीके का विकास हुआ तुलनात्मक राजनीति में, इसके क्षेत्र में क्या बदलाव आए। तो बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 धारणाएं प्रचलित थी। जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था
कि रूस और अमेरिका दो गुट के रूप में आ गए थे। एक में पूंजीवादी विचारधारा थी, एक में साम्यवादी विचारधारा थी, और साथ ही साथ जो नव उदित राष्ट्र थे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के, वो उदित हो रहे थे। तो सर्वप्रथम तो ये बदलाव आया कि राजनीतिक प्रक्रियाओं में बहुत जटिलता आ गई। रूस इन नव उदित देशों पर साम्यवाद का प्रभाव जमाना चाहता था, अमेरिका पूंजीवाद का जमाना चाहता था। तो नई नई अवधारणाओं की खोज शुरू हो गई, क्योंकि बच्चों किसी पर भी जब हम प्रभाव जमाते हैं तो उसके लिए हमको उस जगह की परिस्थितियों के बारे से जानकारी लेनी होती है। तो यही खोज इन्होंने प्रारंभ कर दी। तो नई अवधारणाएं आई, व्यवस्था सिद्धांत आए इसमें, है ना। और इसी तरीके से दो धाराएं वहाँ पे प्रचलित रहीं। प्रथम धारा थी जिसके प्रतिपादक रहे मैक्रेडिस, बियर और उल्म। इनका उद्देश्य था संस्थाओं का उपयोगी अध्ययन प्रस्तुत करना। किस तरीके से संस्थाओं का उपयोगी अध्ययन प्रस्तुत किया जाए, उनकी तुलना किस तरीके से किया जाए। तो इन्होंने तुलना के महत्व की विभिन्न समस्याओं के बारे में इन्होंने बताया, जैसे कि एशिया स्टडीज़ आई, संविन्यास का उपागम, संस्थागत एवं प्रक्रियात्मक तुलनाएं। दूसरी जो धारणा थी वो थी कि दूसरा तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में बाहर की जो अवधारणाएं थी उनका समाहीकरण होने लगा, जैसे राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा, राजनीतिक विकास की अवधारणा, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा, राजनीतिक विश्लेषण की अवधारणा, राजनीतिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, ये सब तुलनात्मक राजनीति में प्रवेश होने लगे। तो धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि कुल मिला के इसका क्षेत्र विस्तृत होने लगा। तीसरा जो काल था विकास का, वो था तुलनात्मक राजनीति के विकास का वर्तमान चरण। वर्तमान चरण में तुलनात्मक राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। इसके क्षेत्र में बहुत ही विस्तृत होता चला गया, नई नई अवधारणाएं जुड़ती चली गई। और बच्चों, मैंने आपको बताया था कि प्रारंभ में राजनीति का स्वरूप एक सीमित था। वहाँ परंपरागत दृष्टिकोण में जिस तरीके से एक औपचारिक अध्ययन की बात की गई थी, केवल राजनीतिक तत्वों की बात की गई थी, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण में जो हम देखते हैं वर्तमान संदर्भ में तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक तत्वों के साथ साथ गैर राजनीतिक तत्वों का भी अध्ययन किया जाने लगा। इसमें सबसे प्रमुख रहे डेविड ईस्टन, आमंड और डायच की व्यवस्था सिद्धांत। तो डेविड ईस्टन जो कि व्यवहारवाद के प्रतिपादक रहे, इन्होंने व्यवस्था सिद्धांत दिया। डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत था इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी निर्गत आगत निर्गत उपागम, जिसमें डेविड ईस्टन ने एक राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना करी है, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है कि किस तरीके से मांगें सिस्टम में आती हैं और किस तरीके से वो निर्णयों में परिवर्तित होती हैं। तो ये सारा अध्ययन इन्होंने किया और उसके माध्यम से एक अनुकूलनता या अडेप्टेशन की बात इन्होंने करी कि राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके से आपको बनाए रख सकती है। इसी तरीके से आमंड ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम दिया। उसमें उन्होंने बताया कि व्यवस्था के अनुकूलन के लिए किस तरह की क्षमताएं उसमें होनी चाहिए। कॉल डायच जो थे, उन्होंने कम्युनिकेशन थ्योरी दी, संचार की साधनों की बात इन्होंने करी। तो इसने कहीं ना कहीं तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया। तो तुलनात्मक राजनीति का सबसे अधिक विकास 1969 से प्रारंभ हुआ, जिसका मूल उद्देश्य था तुलनात्मक विश्लेषण हेतु तर्क संगत वैज्ञानिक आधारों की खोज करना, क्योंकि ये स्पष्ट हो चुका था कि राजनीति शास्त्री राजनीति विज्ञान को एक वैज्ञानिक स्वरूप देना चाहते थे। तो ये तीन जो हैं विकास के चरण हमको दिखाई देते हैं। अब तुलनात्मक राजनीति के विकास पर प्रभाव किस किस का पड़ा। पहला, गैर पश्चिमी तथ्यों की उपलब्धि। गैर पश्चिमी तथ्यों की उपलब्धि हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद नवोदित राष्ट्र आ गए, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। इन देशों में अपनी समस्याएं थी, इनमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, इनमें कई समस्याएं, गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, ये सारी स्थितियाँ, आर्थिक समस्याएं थी। इनका निराकरण करने के लिए जो शोधें थी वो तीव्र हो गई और नई नई अवधारणाएं जो हैं वो सामने आने लगी। दूसरा प्रभाव व्यवहारवादी आंदोलन का पड़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यवहारवाद में मानव व्यवहार पर बल दिया जाने लगा और देखा जाने लगा कि यदि हमें राजनीतिक समस्या का समाधान करना है तो हमको अन्य शास्त्रों में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति समाज में रहता है, यदि हम उसके राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो उसके सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक व्यवहार का भी अध्ययन करना होगा। तो व्यवहारवाद एक क्रांति के रूप में आया और इसने कहीं ना कहीं सिद्धांत निर्माण की बात करी, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में ये सक्षम नहीं हो सका और फिर उत्तर व्यवहारवाद में
स्वयं डेविड ईस्टन ने पॉलिसी मेकिंग की बात करी है, जो कि कर्म और प्रासंगिकता इन दोनों की बात करता है। तीसरा जो हम प्रभाव देखते हैं, समाजशास्त्री उपागम टालकोट, पार्सन, शील्स आदि का प्रभाव पड़ा, क्योंकि समाजशास्त्रियों ने राजनीति शास्त्र पे बहुत छाप डाली। जो टालकोट पार्सन है, इन्होंने सोशल सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया, और सोशल कॉन्सेप्ट में ही जब हम पॉलिटिकल परिवर्तन को अलग करके जो व्यवस्था बनी वो पॉलिटिकल सिस्टम बना। इसी तरीके से बौद्धिक व्यवस्था की खोज, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक आधुनिकरण, राजनीतिक विकास, ये सारी अवधारणाएं भी सामने आ गई। तो इस तरीके से इसका क्षेत्र विस्तृत होता चला गया। तुलनात्मक राजनीति का भविष्य क्या है, इसकी समस्याएं क्या है? तो तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि कतिपय कई समस्याओं का सामना, कई चुनौतियां इसके समक्ष उभर कर आती हैं। जीन ब्लॉन्डल ने अपनी बुक कंपैरेटिव गवर्नमेंट में इसकी 3 समस्याएं बताई हैं। पहली समस्या ये है कि पर्याप्त सूचना और तथ्यों का अभाव है, उन्होंने बताया। दूसरा, परिवर्तनों की अधिकता, मतलब इतने ज़्यादा तथ्य एकत्रित हो गए कि जो मूल समस्या थी वो गौण हो गई, तो एक प्रमुख समस्या है। तीसरी समस्या है नियम, प्रतिमान और व्यवहार के संबंध में। तो ये 3 समस्याएं जीन ब्लॉन्डल ने बताई। सामान्य समस्याएं यदि हम देखें तो अवधारणा के प्रतिपादन की समस्या है, दूसरी है तुलनात्मक खोज की समस्या, तीसरी है सैद्धांतिकरण की समस्या, और फोर्थ है अध्ययन प्रणाली की समस्या। तो बच्चों, ये है तुलनात्मक राजनीति का विकास किस तरीके से हुआ, क्या इसके प्रमुख चरण थे और इसकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं। इस संदर्भ में हमने आज चर्चा करी। धन्यवाद।